बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? ठीक है आप लोग? बिल्कुल। क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर के अंदर? ला सेक्शन। सबसे पहले हमने ये देखा था कि उसने को किसने और कब पेश किया। फिर हमने ये देखा था कि उस ला की मैथमेटिकली यानी कि रियाजाती मसावत में हमने एक इक्वेशन ली थी ए बी और फिर छोटा ए और छोटा बी लेके दोनों तरह की इक्वेशन को हमने लिखा था और उस इक्वेशन को लिखने के बाद हमने ला ऑफ मास एक्शन के मुताबिक उसकी केसी लिखी थी। वहां पे हमने कल जो बार बार एक वर्ड पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर के अंदर, वो था बेटा केसी का। अब केसी को समझने की कोशिश करनी है हमने कि ये केसी क्या है जो बार बार ला ऑफ मास एक्शन में आया है। मैंने आपको उस लेक्चर में भी बताया था कि उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर हमारा फोकस ही किस पे होगा? केसी पर। किस पर फोकस होगा बेटा? केसी पर। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारा पहला टॉपिक जो आज का लेक्चर नंबर 4 का वो है केसी और उसको यूनिट। केसी और उसके यूनिट्स। पहले हम इसको देखते हैं, फिर केसी की अहमियत को देखेंगे। इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो 4 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम केसी को देख लेते हैं। जो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना केसी, उसमें सादा सी तारीफ हम बाद में लिखते हैं। पहले मैं यहाँ पे आपको ये लिख के देता हूँ कि मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन है हमारे पास ए बी और ये हमें दे रहा है सी और डी। इसमें याद रहे कि सी और डी प्रोडक्ट्स हैं और ए और बी क्या है? रिएक्टेंट्स। अगर हमने इसका केसी लिखना है बेटा तो ये इस तरह आएगा। कल इसी को हमने पढ़ा था, सी के गेट बड़ी ब्रैकेट लगानी है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। सी की मोलर कंसंट्रेशन इनटू डी की मोलर कंसंट्रेशन ओवर ए की मोलर कंसंट्रेशन ओवर बी की कंसंट्रेशन। अब ये हमारा केसी लिखा जा चुका है, मुश्किल नहीं है। अब हमने इसकी तारीफ लिखनी है। ठीक है, तारीफ ये है बेटा कि आपने नोट किया है कि मैंने आपको बल्कि पहले लेक्चर से ये समझाया था कि राइट साइड जो एरो की है आपके हाथ की तरफ, तो वो क्या है? प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन। वो इस बट्टे के ऊपर आनी है जिसको हम चूंकि आप लोग उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं, आपने मैथ में एक वर्ड पढ़ा था शुमार कनिंदा, एक पढ़ा था मखरेज। जो बट्टे के नीचे है वो मखरेज, जो ऊपर है वो शुमार कनिंदा। अच्छा, इसमें जो प्रोडक्ट है वो बट्टे के ऊपर लिखना है, यानी कि हम जिसको उर्दू में शुमार कनिंदा कहते हैं, नोमिनेटर इंग्लिश में, और इस तरह डिनोमिनेटर बोलेंगे इंग्लिश के अंदर। तो उसको आम मफहूम में शुमार कनिंदा, और जिस तरह ये देखे ना 1/3 है, 1 जो है वो शुमार कनिंदा है और 3 क्या है? मखरज है यहाँ पर। तो बेटा ये सी और डी को शुमार कनिंदा लेना है, ए और बी को हमने। लेकिन आपने नोट किया है कि सी और डी आपस में जरा हो रहे हैं, और अगर कोई यहाँ पे कोफिशिएंट होता, सपोज कर लेते हैं ये छोटा सी है, ये छोटा डी है, छोटा ए है और छोटा बी, तो फिर हम इसको ऊपर इसकी क्या बना लेते? पावर भी बना लेते। तो अब हम केसी की बाकायदा तारीफ करने लगे हैं। तो इसको हम तारीफ में कैसे लिखेंगे कि किसी भी जो हम पहले यहाँ पे लिखने लगे हैं, किसी रिएक्शन या इक्वेशन भी कह सकते हैं, रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब। ठीक है, और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं और उनके कोफिशिएंट का बतौर कुव्वत नुमा। ये मैं यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन तो ले लिए हैं, लेकिन जब हमने देखा है कि उनकी अगर कोई कोफिशिएंट यानी कि दिस आ रहा है तो उसको पावर भी तो बनाया है ना। और यहाँ पे लिखेंगे और उनकी कोफिशिएंट का बतौर कुव्वत नुमा। कोफिशिएंट का बतौर कुव्वत नुमा का मतलब उर्दू में कुव्वत नुमा होता है, इंग्लिश में पावर होता है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे और यही अल्फाज आप रिपीट करते जाएं। किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन और उनके कोफिशिएंट का बतौर कुव्वत नुमा में निस्बत को, ये जो तकसीम होती है ना रियाजी में, असल ये निस्बत होती है, रेशो होती है। निस्बत को क्या कहते हैं बेटा? ये इसकी तारीफ है। रट्टा जो बच्चे लगाते हैं ना उनसे पूरा साल में तारीफ याद नहीं होती, लेकिन टेक्निकली तरीके से आपको बता दिया कि आपने पहले इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है
जब ये इक्वेशन आपके जहन में आ चुकी है, अब आप सादा सा उसके अंदर जहन इस्तेमाल करें कि किसी रिएक्शन में ऊपर क्या है, प्रोडक्ट और ये जो ब्रैकेट लगाई है ये मोलर कंसंट्रेशन, और अगर उसका कोई अद्दी सर था तो उसको क्या बनाया, पावर यानी कि कुव्वतनुमा बनाया, और फिर सिर्फ आपने प्रोडक्ट की जगह पे क्या लिखना है, लफ्ज, बाकी सारे अल्फाज क्या करने, रिपीट, और एंड पे लिखना है इनमें निस्बत को, क्योंकि जो रेशो है तकसीम होती है, तो जब रेशो या आप निस्बत का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे कि इनमें रेशो या निस्बत को हम क्या कहते हैं बेटा, बोलो भाई, केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केसी क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को इसलिए पढ़ा क्योंकि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के रिलेटेड था, और इक्विलिब्रियम को हासिल करने के लिए, समझने के लिए जरूरी था, और जब डायनामिक इक्विलिब्रियम को समझने के लिए जरूरी था तो फिर हमने उसमें बार बार ये लफ्ज पढ़ा केसी, तो उस लेक्चर के अंदर उसको डिटेल में नहीं समझा सका मैं। ये लेक्चर हमारा इसलिए केसी पे है क्योंकि केसी बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में अहम है, तो हम केसी के बारे में जब पेपर में लिखने लगेंगे तो ये तारीफ लिखेंगे, वाज़े और आसान है, आपको किस तरह लिखनी है ये समझा दिए। रही बात के केसी का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है, वो कैसे है, वो लिखने का तरीका ये है, पेपर में अक्सर क्वेश्चन आते हैं केसी के नाम एक्सप्रेशन लिखें, फलां रिएक्शन की केसी की एक्सप्रेशन लिखें। मिसाल के तौर पर आपको कल भी एक रिएक्शन बताया था, 3N2 + 3H2 will gives us 2NH3। अब अकबर इसकी बेटा अगर केसी लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे बताइए, 2NH3 बेटा NH3 2 आएगा या NH3 का स्क्वायर है, आगे N2 H2 का Q, बस। केसी एक्सप्रेशन तो कोई मुश्किल, एक डल स्टूडेंट होता है ना जिसको पता भी नहीं चलता एबीसी क्या है, वो बच्चा भी केसी एक्सप्रेशन लिख सकता है, क्योंकि उसको सीधा सा बता दिया है कि आपने इस तीर के दाएं हाथ रखना है बायां, दाएं हाथ वाली चीज को बटे के ऊपर, बाएं हाथ वाली बटे से नीचे। लेकिन इस दौरान एहतियात क्या करनी है बेटा, ये करनी है कि अगर कोई सैंपल या फार्मूले से पहले गिनती का लफ्ज आ रहा है वो उसका अद्दी सर है, और उसको वहां पे नहीं लिखना, इसको 2 इधर नहीं लिख सकते थे, इसको कहां पे लिखेंगे, पावर के तौर पर लिखेंगे, किसके तौर पर लिखेंगे, पावर, और जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर क्या काउंट की जाती है, 1। ये बात क्लियर सब बच्चों को। केसी एक्सप्रेशन किसी भी रिएक्शन का दिया जाए आप लोग लिख लेंगे, हाँ जी सर, गुड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा ये केसी, अब हम उसके यूनिट की तरफ, लेकिन यूनिट से पहले ये बात याद रख लें कि हम ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में पढ़ते हैं कि इसका इन्हसार किस पर होता है, ठीक है, और किस पर नहीं होता। इसका इन्हसार बेटा टेम्परेचर पर होता है, केसी। जब भी आपको केसी की वैल्यू मिलेगी, सपोज कर लेते हैं इसकी केसी की वैल्यू 8.0 समथिंग है, एक मैं सपोज कर रहा हूं, लेकिन साथ में ये लाजमी लिखा होगा at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को तब्दील करते हैं तो ये वैल्यू भी तब्दील हो जाएंगे। तो इससे ये बात वाज़ेह हुई कि केसी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पर इन्हसार करती है, टेम्परेचर पर, और ये किस पर इन्हसार नहीं करती, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इब्तदाई कंसंट्रेशन पर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इब्तदाई कंसंट्रेशन पर, ठीक है बेटा। हाँ जी सर, किस पर इन्हसार करती है, टेम्परेचर पर, किस पर नहीं करती, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को उर्दू में मिकदार कहते हैं, हाँ जी सर, ठीक है। जब हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट शुरू में कितने लिए इस पर इन्हसार नहीं करेंगे, आखिर पर कितने हैं इसको फिर भी देखेंगे, लेकिन असल जो इन्हसार करती है केसी बेटा वो किस पर करती है, टेम्परेचर पर। अब हम बेटा अपने दूसरे टॉपिक यानी कि उसके यूनिट्स पे बात करते हैं। यूनिट पे बात करने से यहां तक बोर्ड विजिबल है, हाँ जी सर, यहां तक, हाँ जी, नीचे वाली लाइन नजर आ रही, हाँ जी सर, आ रही, उससे नीचे नहीं सर, अच्छा चलो ऊपर वाली 2 लाइन मैं ना जरा आपको समझाने लगा हूं केसी के यूनिट्स की। अच्छा, यूनिट्स की बात जो है बेटा वो बिल्कुल एक आम समझने वाली बात है, अगर आपने समझ लिया तो आपको यूनिट का मसला नहीं रहेगा। 2 तरह के केस यहां पे बनेंगे। केस नंबर 1 बेटा ये है कि आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को देखना है।
रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ। अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल बराबर हैं, मोल्स क्या हैं? बराबर है। दूसरा केस क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के मोल बराबर, बोलो बेटा, बराबर नहीं है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के मोल बराबर नहीं। पहले देखते हैं बराबर हैं तो क्या बनेगा, बराबर नहीं है तो क्या बनेगा। पहले हम बराबर वाला देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है बेटा H2, ये हमने पहले भी पढ़ी I2, इट विल गिव्स अस 2HI। पहला काम आपको अभी जो हमने सीखा वो आना चाहिए, क्या? केसी लिखना। केसी इसकी कैसे लिखेंगे? कासिम इधर फोकस करो। सादा सी बात है, HI का, बोलो बेटा, सादा स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 इनटू, बोलो बेटा, ये कैसे लिख लिया? हाँ जी सर। यहाँ पे बड़ी तवज्जो तलब बात है, लेकिन तवज्जो तलब बात ये है कि आपने मोल्स देखने हैं बराबर है या नहीं है। पहले इस बात को देखें, मोल्स के बराबर या ना बराबर हमें कैसे पता चलेगा? सुन लें, आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने कोएफिशिएंट के बारे में बताया। कोएफिशिएंट के बारे में आपने जानना है। ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये आपके प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट में आपको समझाया, जहां पे कुछ ना लिखा हो वहां पे क्या होता है? एक और एक दो। तो रिएक्टेंट के मोल कितने हुए बेटा? दो। प्रोडक्ट के कितने मोल हुए? दो और दो बराबर हुए। इसका मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल बराबर हैं। ये केस वही चल रहा है। अब एक और अहम बात सुन लें, जहां पर ये बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी ना, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं, इसके यूनिट हमेशा होते हैं बेटा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोलर का आप फ्लो नहीं बना रहे क्लास का, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जब भी आपको बड़ी ब्रैकेट नजर आएगी, इसके यूनिट क्या होंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। पर लगाते हैं जब कोई वैल्यू नेगेटिव में आती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर स्टूडेंट्स, अगर देखो दरमियान में चाहे N2 है, चाहे H2 है, चाहे अमोनिया है, चाहे हाइड्रोजन है, चाहे आयोडीन है, चाहे हाइड्रोजन आयोडाइड है, कोई भी दुनिया जहान का फार्मूला इस ब्रैकेट के अंदर जब पुट हो जाएगा तो उसकी वैल्यू जस्ट किसके बराबर होगी? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर उसके ऊपर पावर है तो पावर बना लोगे, क्यूब है तो क्यूब बना लोगे, एक है तो एक बना लोगे, पांच है तो पांच बना लोगे, वो बात अलग है। लेकिन उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज भी आ गई है, कोई भी फार्मूला है, उसका क्या बनेगा? यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब हम इस तरफ आते हैं, अपने मेन फोकस की तरफ आते हैं। HI की जगह पे मैं क्या लिखूंगा बेटा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ब्रैकेट के अंदर था, इसको लिख दिया। ऊपर क्या है? तो मैं यहां पे भी क्या लगाऊंगा? नीचे क्या लिखूंगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कोई स्क्वायर वगैरह नहीं लगाऊंगा क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है। फिर I2 की जगह पे भी क्या लिखूंगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये कितनी वैल्यू है? दो। और ये भी कितनी बन जाएंगी? दो। क्योंकि एक जमा एक दो, ये दो इनसे क्या हो जाएंगी? इसका मतलब नो यूनिट, कोई यूनिट। तो बात क्लियर हुई कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स क्या हुए? बराबर, तो वैल्यूज एक दूसरे से कट कैंसल, कोई यूनिट बचेगा नहीं बचा। तो अब क्या रिजल्ट निकाला आप लोगों ने कि केसी का जब किसी रिएक्शन इक्वेशन के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल क्या हो गए? बराबर हो गए। वो बराबर कैसे देखने हैं कि इस साइड पे भी कोएफिशिएंट को जमा कर लें, इस साइड पे भी जमा कर लें। अगर जवाब बराबर है तो बराबर होंगे, अगर नहीं है तो नहीं होंगे। यहाँ पे आपने देखा बराबर है, इसलिए वाज़ेह हो गया कि इस केस में तमाम ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल आपस में बराबर हो जाएंगे तो उनका कोई यूनिट नहीं, क्योंकि बटे से ऊपर और नीचे वो निस्बत है और यूनिट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए कोई यूनिट भी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर नहीं है। कोई ऐसा रिएक्शन देखते हैं आप, मसलन देखें N2 प्लस 3H2 इट विल गिव्स अस 2NH। इसके आप केसी कैसे लिखेंगे भाई? आसिम, केसी कैसे लिखेंगे बेटा? लिखवाओ, हाजिर होके बैठा करो क्लास में, बताओ। N
H3 वेरी गुड आसिफ, NH3 स्क्वायर, गुड, डिवाइडेड बाय N2, H ऐसे लिखूंगा N2 का आगे जमा लिख दूंगा ना? नहीं हाँ नहीं तो सही करके बोलो ना बेटा, N2 मोलर कंसंट्रेशन, H2 का क्यूब। अब आप पावर इधर से देख लिया करो, इधर क्या है 2 है, हाँ जी सर। रिएक्टेंट साइड पे 2 है हाँ जी सर। और 3 और 1 4 है, आपस में इक्वल है। नहीं सर। इसका मतलब कोई ना कोई यूनिट होगा, होगा सर। लेकिन कौन सा होगा ये अभी हम फैसला कर लेते हैं। ये देखिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब की क्यूब। अब ऊपर 2 है, नीचे 4 वैल्यू है, तो ऊपर वाली 2 नीचे वाली 2 से क्या हो जाएगी? कैंसल। ये एक इससे कटेगी और 3 में से एक वैल्यू इससे कट जाएगी, यानी कि जो तीसरी वैल्यू थी ना वो वाली क्या हो जाएगी? अब बट्टे के नीचे क्या बचेगा? मैं यहां पे ऊपर लिख रहा हूं एक, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है ना, कट गई है सारी वैल्यू। नीचे कितनी रह गई है? 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब का। अब आप इसको स्क्वायर को जरा मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा केसी की यूनिट? 1 ओवर मोल डीएम की माइनस 6 आएगा। अच्छा, अब आप इसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं ना। ऊपर कैसे लेके जाएंगे? केसी का यूनिट पढ़ने के लिए ऊपर कैसे लेके जाएंगे बेटा? बेटा इन्वर्स कर देते हैं जब बट्टे के ऊपर जाते हैं, तो सिंपल सी बात है, क्या आएगा? मोल का -1 हाँ जी सर। और डीएम का जमा जमा का 6, क्योंकि ऊपर जाके सैंपल चेंज हो जाते हैं। तो अब बेटा आपके इस रिएक्शन जो अमोनिया का बनना है, अमोनिया बनता है इसमें, वो उसका यूनिट क्या बनेगा? मोल इनवर्स और डेसीमीटर क्यूब का प्लस डेसीमीटर का +6। तो बेटा याद रहे, रट्टे वाला कोई भी यहां पे सीन नहीं है। आपने समझा कि आपको कोई भी रिएक्शन दे देते हैं, आपने ज़हन का इस्तेमाल करना है, आम मैथ का इस्तेमाल करना है। जी बेटा, आम मैथ का इस्तेमाल करना है। आम मैथ का इस्तेमाल करने के बाद आपने यूनिट निकाल लेना है। जरूरी नहीं है आपको ये रिएक्शन दे, आपको कोई रिएक्शन उठा के दे देता है, आपको तरतीब समझा दी है कि ये फॉर्मूला लगाओगे ये यूनिट आएंगे। अब हमने खुलासा क्या किया कि जब केसी की वैल्यू बराबर होती है तो उस वक्त कोई यूनिट नहीं होता, और जब केसी की वैल्यू बराबर नहीं होती तो कोई ना कोई यूनिट होता है। वो कौन सा होता है वो रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि किस किस्म का रिएक्शन है। अमोनिया का बनना था तो ये यूनिट आए, अगर रिएक्शन चेंज करोगे तो यूनिट भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। यहां तक कि अगर आप इस रिएक्शन को उल्ट करते हैं तो भी यूनिट भी उल्ट हो जाएगा, यानी कि अमोनिया को इस तरफ लिखते हो और इनको इस तरफ लिखते हो तो ऑटोमेटिकली ये यूनिट भी क्या हो जाएगा? उल्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपने रट्टा नहीं लगाना कि फलां रिएक्शन का फलां इक्वेशन का कौन सा यूनिट है। आपने ये तरतीब समझ लेनी है कि हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और आपको 1 मिनट के अंदर क्या मिल जाएगा बेटा? केसी का यूनिट मिल जाएगा। तो आज जो लेक्चर का पार्ट नंबर 8 था उसमें हमने क्या पढ़ा? केसी और उसके यूनिट। चूंकि आगे हमने इसकी अहमियत को भी पढ़ना है, इसलिए जो है मैं ये इरेज करता हूं और उसके बाद हम केसी और उसकी, यहाँ इसमें कोई किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। नहीं सर। क्लियर? ये केसी और उसके यूनिट मुश्किल तो नहीं है। बुक में मिसाल नंबर 9.1 और 9.2 इसी से मुतल्लिक है। आप अभी क्लास में उसकी स्टेटमेंट लिख लेंगे और कल उसको आप सॉल्व करके लाएंगे, बेहद आसान है। आगे हम केसी और उसके अहमियत की बात करते हैं। ये जो हम केसी दूसरे चौथे दिन से पढ़ रहे हैं, आखिर ये भी तो देखें ना कि हमारे लिए ये अहम कैसे है, उसको आप समझने की कोशिश करें। ट्वेंटी 25 में तो इस ये लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर नहीं था। अगर किसी साल लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो ये केसी और उसका यूनिट शॉर्ट में पूछा जाता है, जबकि अब हम जो केसी की अहमियत पढ़ने लगे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत, ये क्वेश्चन बड़ा लॉन्ग में पूछा जाता है और शॉर्ट में भी, और केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस में भी समझने के लिए ये बहुत अहम टॉपिक है। कोई भी टॉपिक है उसकी अहमियत का हमें पहले पता होना चाहिए। तो केसी हमारे लिए क्यों अहम है, किस वजह से अहम है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसकी अहमियत और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन 10th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर इसकी ये अहमियत है
कि इससे हम दो काम बड़े अहम करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे ही पहले अलग अलग कर रहा हूं। पहले नंबर पे केसी के वैल्यू की मदद से हम जो काम कर सकते हैं बेटा वो है रिएक्शन की सिमत की पेशगोई। रिएक्शन की, ये टॉपिक हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ केसी, रिएक्शन की सिमत की पेशगोई। पेशगोई का मतलब होता है मालूम करना, मतलब मौसम खराब है कैसा रहेगा, ये पेशगोई कर देते हैं महकमा मौसमियात वाले। अब उसका मतलब ये 100% नहीं होता कि ऐसे ही होगा, लेकिन तकरीबन ऐसा होता है, हो जाता है 90% 80% हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे है कि जब आपको केसी की वैल्यू का पता होगा तो आप 100% नहीं कह सकते कि ऐसा होगा, बल्कि आप एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं, आप एक पेशगोई कर रहे हैं जिसमें आप अपना सपोज करके बता रहे हैं कि यहां तक ये चांसेस हैं कि ये ऐसा हो जाएगा। तो जब हम रिएक्शन की सिमत की पेशगोई पहले नंबर पे मालूम करते हैं। दूसरी इसकी अहमियत है बेटा रिएक्शन की हद की पेशगोई, रिएक्शन की हद की पेशगोई। पहले देखते हैं रिएक्शन की सिमत की पेशगोई, ठीक है। रिएक्शन की जो सिमत है इसमें हमने दो चीजों को पढ़ना है बेटा। में इसमें हमने एक पहले जो बात है ना, यहाँ पे जो फोकस करेंगे रिएक्शन की सिमत की पेशगोई के लिए आपको दो चीजें चाहिए। मैं बुक से हट के आम अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक है वर्ड केसी जो कि अभी हमने पढ़ा, और एक नया वर्ड मैंने लिखा यहाँ पर क्यूसी। क्यूसी को बेसिकली रिएक्शन कोशेंट कहते हैं, रिएक्शन कोशेंट। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहते हैं। इन दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि जो केसी है वो टेम्परेचर पे इंहसार करता है, और जो क्यूसी है ये किसी खास लम्हे में ली गई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, यानी कि किसी खास लम्हे में ली गई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, यानी कि ये टाइम डिपेंडेंट है। दूसरे लफ्जों में ये टाइम डिपेंडेंट है, और बड़े टी का मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तकरीबन बराबर काम है, सब दोनों बराबर तरीके से मालूम होती हैं। क्यूसी में भी ऊपर प्रोडक्ट होते हैं नीचे रिएक्टेंट होते हैं, केसी में भी ऊपर प्रोडक्ट होते हैं नीचे। फर्क क्या है? फर्क ये है कि क्यूसी किसी खास टाइम पे ली जाती है, 45 सेकंड पे, 60 सेकंड पे, उसका टेम्परेचर से इतना खास लिंक नहीं होता। अब हम एक रिएक्शन लेते हैं, इन्हीं दो को आपस में मुवाजना करवाना है, और ये हमें क्या बताएगा? सिमत बताएगा। सिमत का मतलब आपको पता है दो हो सकता है, या फॉरवर्ड या रिवर्स, या फिर इक्विलिब्रियम में, या फॉरवर्ड जा रहा है या फिर दोनों जाके आपस में मिल जाते हैं, वो क्या हो जाती है? इक्विलिब्रियम। ये बात जरा हमने इस टॉपिक में समझनी है। अच्छा, हम एक रिएक्शन लेते हैं। ये कासिम बेटा मुझे इस इक्वेशन के बारे में जरा बताएं आप। ये रिएक्शन यही आपके सिलेबस में दिया गया है, H2I2 2HI। जी सर। अब मुझे बेटा आप ना इसकी बताएं कि H2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.10 स्पेसिफिक टाइम पे? कितनी है बेटा? 0.10 पढ़ते हैं, 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। फिर I2 की कितनी है बेटा? 0.20 मोल पर डेसीमीटर। उसके बाद बेटा HI की कितनी है? 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, ये चार आपको वैल्यूज क्यूसी की मिली हैं। अब हम इसकी क्यूसी कैसे मालूम करेंगे बेटा? कि इस टाइम में वैल्यू को पुट कर दें, आपने वही सेम फार्मूला लगाना है केसी वाला, HI का स्क्वायर, ये वाला, ये स्क्वायर बन जाएगा। आगे बेटा H2 into I। अब आप चुप करके ये वैल्यू पुट कर दें जो अभी आपने लिखवाई है कासिम। ये क्या आएगा बेटा? यहां पे पहले ये लिखोगे 0.40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.10 into 20। इसको कैलकुलेटर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं करें और आंसर बताएं कितना आ रहा है। आंसर बता दें। 8.0 इसका आंसर। जबकि बुक में केसी की इस रिएक्शन की वैल्यू कितनी बताई हुई है? बताएं भाई, केसी की वैल्यू कितनी बताई गई है? आई थिंक 57 है। 57 है या 5.7 है? 57। केसी की वैल्यू उसने बता दी कितनी है बेटा? at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी है बेटा? 57। अच्छा, और
QC कितना है 1. अब आपको हर रिएक्शन की ये दो चीजें, एक वो खुद आपको देगा, केसी की वैल्यू वो खुद आपको रिएक्शन में देगा, बताइए कि कितनी है, 57 है। लेकिन क्यूसी आपने खुद मालूम किया, आपने किसी खास लम्हे में रिएक्शन के अंदर चेक किया, वहां से कंसंट्रेशन उठाई, जो कि ये आपकी बुक में एग्जांपल में उन्होंने दी है, और फिर उसके बाद पुट किया, उसी तरीके से आपको कुछ आंसर मिलेगा, वो क्या होगा, क्यूसी। अब बेटा क्यूसी और केसी की वैल्यू को आपने मवाजना करना है, क्यूसी और केसी की वैल्यू को क्या करना है, मवाजना। अब आपके सामने जो रिजल्ट आया है इसमें क्या हुआ है, केसी छोटा है या बड़ा है, बड़ा है, और क्यूसी क्या है, छोटा। छोटा है। अब पहला यहाँ पे केस ये बना, क्यूसी क्या है, छोटा, और केसी क्या है बेटा, बड़ा। अगर हम एक और रिएक्शन लेते, एक मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, और उसकी वैल्यू, ये सपोज रिएक्शन है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 70, तो उसका केस क्या बनेगा, क्यूसी बड़ा होगा एज कंपेयर टू, बोलो बेटा, केसी। अब फिर मैंने एक और सपोज रिएक्शन लिया जिसकी केसी की वैल्यू भी कितनी थी, 8, क्यूसी भी 8 था, केसी भी, या एक और भी काम कर सकते हैं आप, उसकी केसी की वैल्यू यही 57 रहने दें, आप एक ऐसा रिएक्शन लेते हैं जिसकी क्यूसी भी कितनी आती है, 57, वो वाला केस क्या बनेगा, क्यूसी बराबर है केसी। ये 3 फार्मूले हैं जो आपको रिएक्शन की सिमत के बारे में बताएंगे कि आपका जो रिएक्शन है उसने कहां जाना है। कोई मुश्किल बेटा बात नहीं है, सादा सी कैलकुलेशन है। आपने देखा कि जब केसी की वैल्यू छोटी थी, क्यूसी की सॉरी, और केसी की वैल्यू क्या थी, बड़ी थी, जब ये केस होगा ना तो याद रहे कि रिएक्शन आगे जाएगा, क्योंकि रिएक्शन ने केसी की तरफ जाना है, रिएक्शन ने केसी की तरफ, केसी मंजिल है उसकी, पहले केसी की वैल्यू, क्यूसी की वैल्यू छोटी है, उसने उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए कहां जाना है, केसी। तो कहां जाएगा वो, बोलो बेटा, फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ जाएगा। जबकि अगर क्यूसी की वैल्यू छोटी बड़ी होती और केसी की वैल्यू छोटी होती तो फिर रिएक्शन पीछे आता, क्योंकि मंजिल केसी है, ये बात इसने समझ ली, रट्टा भी नहीं लगाना पड़ेगा, क्यूसी की तरफ जाना है। अगर छोटी वैल्यू है तो फिर भी केसी की तरफ पहुंचना है, बड़ा करना है, तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड, यानी कि आगे की सिमत में। अगर क्यूसी क्या है, छोटा है, और केसी क्या है, बड़ा है, तो फिर आपने सॉरी, अगर क्यूसी बड़ा है और केसी छोटा है तो फिर रिएक्शन कहां आएगा, रिवर्स, और अगर बराबर है तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन किसकी हालत में है, इक्विलिब्रियम, उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स आपस में आप क्या हो चुके हैं, बराबर। ये पॉइंट पे किया, बड़ा अहम पॉइंट है। आपने साथ साथ आपको फिर खुलासा दे रहा हूं, केसी और क्यूसी की वैल्यू को मवाजना कर लेना है। अगर क्यूसी की वैल्यू छोटी हो तो रिएक्शन आगे जाएगा, बड़ा होने के लिए, फॉरवर्ड जाएगा इक्विलिब्रियम को हासिल करने के लिए। अगर क्यूसी की वैल्यू बड़ी है पहले ही तो फिर वो पीछे आएगा ताकि वैल्यू छोटी हो जाए, रिवर्स जाएगा और इक्विलिब्रियम को हासिल कर लेगा। अगर उनकी वैल्यू बराबर है तो वो इक्विलिब्रियम के अंदर ही रिएक्शन क्या है बेटा, मौजूद है। आगे हम देखते हैं रिएक्शन की हद की पेश। हद का मतलब क्या होता है, लिमिट, मतलब कितनी हद तक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चले गए हैं, कितनी हद तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चले गए हैं, ये बात हमने मालूम करनी है कि कितना रिएक्शन मुकम्मल हुआ है, कितना टाइम और लगेगा। वो तो था ना, डायरेक्शन कौन सी है, सिमत कौन सी है, लेकिन अब सिमत का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा, कि कितनी हद तक रिएक्शन मुकम्मल हो गया, कितना भी रहता है। हमारा बेटा पिक कर रहे हो, कितना अभी मुकम्मल हो गया है, कितना अभी, कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चले गए हैं, कितने अभी वापस पड़े हैं। इसको समझने के लिए हम रिएक्शन की हद की पेश क्यों करेंगे। इसके 3 फार्मूले हैं, बड़े ही आसान फार्मूले। फार्मूला नंबर 1 है बेटा केसी की बड़ी अद्दी वैल्यू, केसी की। फार्मूला नंबर 2 है बेटा केसी की छोटी अद्दी वैल्यू, छोटी अद्दी वैल्यू। फार्मूला नंबर 3 है बेटा केसी की दरमियानी वैल्यू, केसी की बड़ी वैल्यू, छोटी वैल्यू और ये 3 बातें याद हुई। अब इसमें एक एक पॉइंट बेटा प्लीज, टाइम शॉर्ट है, जरा गौर करके सुन लीजिएगा। अगर केसी की बड़ी अद्दी वैल्यू होगी, इसका मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर है। प्रोडक्ट्स, अगर कहीं पे रिएक्टेंट ही सारे पड़े हों और प्रोडक्ट ना हों
तो इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन को टाइम होने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत देर बाद जाके रिएक्शन मुकम्मल होगा, बहुत देर बाद जाके रिएक्शन। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, इसका मतलब इसकी एग्जांपल आपकी बुक में जो कोट की गई है वो है CO प्लस O2, CO प्लस O2 इट विल गिव्स अस 2CO2 और Kc की वैल्यू कितनी है आकाश में? 2.2 क्रॉस 10 टू द पावर 22। देखो ना 22 10 टू द पावर 22 को वैल्यू तो लगाओ कितनी बड़ी बनेगी। तो ये बात वाज़ेह कर रही है कि ये रिएक्शन समझ शुरू में पड़ा है, अभी इसको बहुत टाइम लगेगा मुकम्मल होने में। अब हम दूसरी तरफ आते हैं Kc की छोटी अद्दी वैल्यू, वो अमोनिया की डिकम्पोजिशन है। तो उसमें आप बताएंगे बेटा कि इसके अंदर रिएक्टेंट ना होने के बराबर है। बोलो बेटा, रिएक्टेंट क्या है? और प्रोडक्ट ही, ये टेक का मतलब प्रोडक्ट ही उसमें। इसकी मिसाल है 2NH3 का डीकंपोज होना, टूटना। इसकी वैल्यू बताओ कासिम। 3.0 जी 10 टू द पावर -9 का मतलब बहुत छोटी वैल्यू है ना। जब बहुत छोटी वैल्यू होती है बेटा, बहुत छोटी वर्ड ऐड करने हैं बेहतर है, तो फिर क्या होगा बेटा कि रिएक्शन में रिएक्टेंट ना होने के बराबर है, तो प्रोडक्ट बन चुके हैं, इसलिए तो Kc की वैल्यू छोटी आ रही है। ठीक है, आगे हम तीसरी वैल्यू की तरफ जाते हैं, Kc की दरमियानी अद्दी वैल्यू। इसमें हम क्या लिखेंगे? N2O4 गिव्स अस 2NO2। इसकी कितनी वैल्यू है बेटा? 0.211। अच्छा बेटा ये देखो ना, कोई इतनी पावर में ह्यूज है ना पावर में माइनस में है, तो हम इसे क्या कहेंगे? अब इसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की काफी मिकदारें हैं। काफी का मतलब आधी समझ लें रिएक्टेंट की है, आधी समझ लें, लेकिन सारे के सारे मौजूद हैं। उसमें N2O4 भी होगा, उसमें N2NO भी होगा, आधा ये होगा आधा तकरीबन, लेकिन होंगे लाजमी रिएक्शन मिक्सचर में। इससे मुतालिक एक MCQ भी है, वो जो अगला लेक्चर होगा इंशाल्लाह वीकेंड पे मैं रिकॉर्ड कराऊंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, उस पे मैं आपको बता भी दूंगा। उसमें एक MCQ है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है, हर साल पेपर में आता है और स्टूडेंट और टीचर उसको गलत करके आते हैं। उस कंसेप्ट की तरफ जाने से पहले आपको ये बताना चलूं कि अगर किसी रिएक्शन, कोई रिएक्शन जिसकी दरमियानी अद्दी वैल्यू है, तो उसमें बेटा क्या होता है? रिएक्टेंट भी तकरीबन 50% है और प्रोडक्ट्स भी तकरीबन, यानी कि दोनों की बराबर मिकदारें क्या है उसके अंदर मौजूद है। तो आज का हमने इतना पढ़ा, Kc के यूनिट पढ़े और फिर Kc की अहमियत को पढ़ा। इंशाल्लाह फिर मंडे वाले दिन मतलब नेक्स्ट क्लास हमारी चैप्टर नंबर 2 पे होगी, उस वक्त तक एक्सरसाइज का लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह।